हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण की पाठ 1। उसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि भाषा क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। सर्वप्रथम भाषा की परिभाषा। भाषा मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने मन के विचारों एवं भावों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। भाषा के द्वारा ही अपने विचारों को दूसरों के सामने रखता है और दूसरा उस बातों को, उस भाषा को समझकर अपने विचारों को देता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भाव और विचारों को जाना जाता है। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि मानव मुख से निकली हुई जो ध्वनियाँ होती हैं, सार्थक ध्वनियाँ होती हैं, वही भाषा कहलाती हैं। आइए अब जानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से बना है और इस भाष्य धातु का अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। इस प्रकार मानव मुख से निकली सार्थक ध्वनियाँ भाषा कहलाती हैं। भाषा की ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं, जिसकी सहायता से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं और अपने विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भाषा मन के भावों के विचारों का आदान प्रदान है। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है, क्या कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम भाषा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिसमें भाषा मानव मुख से उच्चरित होती है, सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है, मन के भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, वर्ण, शब्द और वाक्य रचना की व्यवस्था होती है। सबसे पहला पॉइंट, भाषा मानव मुख से उच्चरित होती है, क्योंकि कोई भी भाषा बोलना है तो मनुष्य उसको अपने मुख से ही बोलता है। दूसरी बात, जब मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं तो वो सार्थक होनी चाहिए, सार्थक ही होती हैं और उसके मेल से कई ध्वनियाँ जब निकलती हैं और उन्हीं के मेल से वह भाषा बनती है। तीसरा, मन के भावों और विचारों। मनुष्य अपने मन और भावों को ही भाषा या ध्वनियों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त वर्ण, जो हमारे अक्षर हैं, और उन वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य की रचना होती है और इसी से भाषा का निर्माण होता है। और अब हम जानते हैं भाषा का रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से मनुष्य केवल बोलकर ही नहीं, लिखकर भी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। इस प्रकार यह समझ लेते हैं कि भाषा का केवल मौखिक ही रूप ही नहीं है, बल्कि लिखित रूप भी है। इसीलिए भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला, मौखिक भाषा। जब हम अपने मनोभावों को या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनने वाला उसे सुनकर ग्रहण करता है, तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे दो व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना, किसी वक्ता द्वारा भाषण देना, वाद विवाद करना, रेडियो तथा दूरदर्शन पर समाचार सुनना तथा दूरदर्शन और रेडियो के सभी दृश्य और श्रव्य कार्यक्रम मौखिक भाषा के ही
रूप हैं। यह भाषा का मूल रूप होता है। इस प्रकार से मौखिक भाषा को हम जान लेते हैं। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। पहले प्राचीन समय में भाषा का केवल मौखिक ही रूप था, लेकिन धीरे धीरे इसकी आवश्यकता पड़ी तो लिखित रूप भी सामने आया। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के लिखे विचारों को पढ़कर ग्रहण करते हैं, तब यह लिखित भाषा कहलाती है। एक बात यह जानना भी जरूरी है हमारे लिए कि भाषा का यह रूप एक स्थायित्व रूप होता है। यह इसके द्वारा हम अपने लिखे हुए विचारों और भावों को लंबे समय तक स्थायित्व कर सकते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, ईमेल द्वारा समाचार भेजना या प्रश्न पत्र हल करना आदि। लिखित भाषा के द्वारा एक लंबे समय तक हम अपने विचारों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक बात यह जान लेना भी आवश्यक है कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं जिन्हें बोला जाता है, जिनमें से विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी, संस्कृत और हिंदी भाषा। अब हम जानते हैं मातृभाषा को, कि मातृभाषा क्या होती है और इसको हम कैसे सीखते हैं। मातृभाषा वह भाषा जो बच्चा अपनी माता और परिवार के लोगों से सीखता है, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वहाँ के परिवार के लोग जो भाषा को बोलते हैं वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। बच्चा सर्वप्रथम उसी भाषा को ग्रहण करता है और वही उसकी मातृभाषा होती है। राजभाषा क्या होती है? आइए अब जान लेते हैं। वह भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। इस प्रकार मातृभाषा और राजभाषा ये भी दो प्रकार की भाषा है। आइए अब एक बात को और जान लेना हमारे लिए अति आवश्यक है। वह है भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आइए अब इसके बाद हम जानते हैं बोली के बारे में। बोली क्या है? सर्वप्रथम इसकी परिभाषा। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा का प्राचीन समय में भाषा का मौखिक रूप था और यह आज भी बहुत प्रचलित है। और प्रचलित होने के कारण यह स्थान स्थान पर बदलती रहती है। भाषा का क्षेत्र, बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है, इसीलिए यह छोटे छोटे स्थानों पर बदलती रहती है। बोली में लोकोक्तियाँ, लोक कथाओं और लोकगीतों की रचना होती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। जब बोली का क्षेत्र कुछ बढ़ जाता है तब उसमें साहित्य की रचना होती है, तो उसे एक उपभाषा का नाम दे दिया जाता है।
इस प्रकार से बोली का क्षेत्र बहुत सीमित है और यह छोटी छोटी जगहों पर बोली जाती है। आइए अब जानते हैं लिपि क्या है। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। प्राचीन समय में भाषा केवल बोली जाती थी, उसका कोई भी लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे अपने विचारों को लिखने की आवश्यकता महसूस होने लगी। मनुष्य ने अपनी बोलने वाली ध्वनियों को कुछ चिन्ह दे दिए और इन्हीं चिन्हों से लिपि का निर्माण हो गया। इन्हीं चिन्हों को लिपि का नाम दे दिया गया। इस प्रकार से किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्हों को लिपि कहते हैं और प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। आइए अब हम जानते हैं कुछ भाषाएं और उनकी लिपि का नाम। भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी। इन्हीं सभी भाषाओं की लिपि है देवनागरी लिपि। ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी और फ्रेंच भाषा, इनकी लिपि रोमन लिपि है। ये सभी भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू, अरबी, इसकी लिपि है फारसी लिपि और यह भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त बाकी सभी भाषाएं बाएं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। इस प्रकार से लिपि हर भाषा की अलग अलग होती है। और बच्चों, आप जानते हैं साहित्य के बारे में। साहित्य क्या है? ज्ञान और अनुभव के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। प्रत्येक भाषा में ज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों का भंडार होता है। इसीलिए भाषा के विस्तृत ज्ञान को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान को एकत्रित किया जाता है। हिंदी साहित्य का संसार में एक विशिष्ट स्थान है। साहित्य के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य, आइए अब जानते हैं गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या आता है और पद्य साहित्य के अंतर्गत क्या आता है। गद्य साहित्य के अंतर्गत पत्र, निबंध, लेख, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा आदि आते हैं। इसके कुछ रचयिता हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्रीमती महादेवी वर्मा आदि। पद्य साहित्य के अंतर्गत कविताएं, महाकाव्य, गीत काव्य, खंड काव्य आदि आते हैं। इसके कुछ प्रमुख कवि हैं जैसे सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, रसखान, रामधारी सिंह दिनकर आदि। इस प्रकार से साहित्य के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। आइए अब जानते हैं व्याकरण के बारे में कुछ। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण द्वारा ही भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने की विधि सिखाई जाती है। इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। इसमें भाषा को व्यवस्थित और नियमित बनाने के नियम होते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना जो भी सिखाता है वह हमें व्याकरण ही सिखाता है। क्यों? क्योंकि व्याकरण के कुछ प्रमुख अंग हैं जिनके द्वारा ही
हम भाषा को शुद्ध रूप से सीखते हैं। अब व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सर्वप्रथम हम वर्ण के बारे में विचार करते हैं। वर्णों के अंतर्गत क्या क्या आता है? सर्वप्रथम वर्ण पर जब विचार करते हैं तो वर्णों के आकार कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से उनको बनाना चाहिए, उनका उच्चारण किस प्रकार से होना चाहिए, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है और आदि पर विचार करते हैं। इस प्रकार से हम यह सर्वप्रथम जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ण का रूप क्या होना चाहिए और उनका उच्चारण किस प्रकार से होना चाहिए। शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं या क्या जानते हैं या व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण के द्वारा शब्द के रूप को जानते हैं, उसके भेद को, उसके प्रकार, शब्दों में लिंग किस प्रकार से होना चाहिए, वचन, काल, उत्पत्ति आदि पर विचार करते हैं। इस प्रकार से व्याकरण हमें शब्दों के रूप का ज्ञान कराता है। हमें वर्ण से ही हम शब्द को बनाना सीखते हैं और शब्दों का शुद्ध रूप की जानकारी व्याकरण के द्वारा ही होती है। अब हम वाक्य विचार पर आते हैं। व्याकरण का तीसरा अंग वाक्य विचार। इसमें वाक्य की रचना किस प्रकार से होती है, वाक्य विश्लेषण क्या होता है और वाक्य के भेद कितने होते हैं आदि पर विचार करते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम वर्णों के द्वारा ही शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के द्वारा ही वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक भाषा का निर्माण होता है और वो शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना हमें व्याकरण के द्वारा ही संपन्न होता है।